हे फ्रेंड्स, मेरे चैनल दागास हिंदी स्टोरी टेलर में आप सबका स्वागत है। जनरली लोगों को कहानियां सुनना अच्छा लगता है, तो अगर आप लोगों को कहानियां सुनना पसंद है तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। तो चलिए कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी है मशहूर लेखिका जेके राउलिंग द्वारा लिखित रिकॉर्ड ब्रेकिंग अंतरराष्ट्रीय बेस्टसेलर सीरीज हैरी पॉटर के पहले किताब हैरी पॉटर और पारस पत्थर से है। उनके मन में दहशत भी थी और गुस्सा भी, इसलिए वे लोग ऐसा व्यवहार करते थे जैसे जिस कुर्सी पर हैरी बैठा हो वो खाली हो। हालांकि कई मायनों में स्थिति में सुधार हुआ था, परंतु कुछ समय बाद इससे हैरी का मन उखड़ने लगा। हैरी ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहता था और उसकी नई उल्लू ही उसकी एक लौती साथी थी। उसने उसका नाम हैग्रिड रखने का फैसला किया। उसे ये नाम जादू का इतिहास किताब में मिला था। उसकी स्कूल की किताबें बहुत दिलचस्प थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा लेटा देर रात तक उन्हें पढ़ता रहता और हैग्रिड अपनी मर्जी से खिली खिड़की से अंदर बाहर आती जाती रहती थी। हैरी की किस्मत अच्छी थी कि पेटूनिया आंटी ने अब यहाँ पर सफाई करना बंद कर दिया था, क्योंकि हैग्रिड बाहर से मरे हुए चूहे उठा लाती थी। हर रात को सोने से पहले हैरी एक काम करना नहीं भूलता था। वो एक कागज के टुकड़े पर एक और दिन काट लेता था। इस कागज पर 1 सितंबर तक की तारीखें लिखी थी। अगस्त के आखिरी दिन उसने सोचा कि अगले दिन किंग्स क्रॉस स्टेशन जाने के बारे में अंकल आंटी से बात कर ली जाए। इसलिए वो नीचे ड्राइंग रूम में गया, जहां डर्सली परिवार टेलीविजन पर एक क्विज शो देख रहे थे। वो थोड़ा खासा ताकि उन लोगों को ये पता चले कि वो वहां पर है। डडली चीखा और कमरे से बाहर भाग गया और बर्नन अंकल ने हो करके बताया कि वे सुन रहे हैं और मुझे कल हॉगवर्ट्स जाने के लिए किंग क्रॉस स्टेशन जाना है। बर्नन अंकल ने एक बार फिर हो की, आपको परेशानी ना हो तो क्या आप मुझे वहां तक लीव दे देंगे? हो। हैरी ने मान लिया कि इसका मतलब हाँ था। धन्यवाद। वो ऊपर जाने ही वाला था कि तभी बर्नन अंकल सचमुच कुछ बोले। ट्रेन से भी कोई जादूगरी के स्कूल जाता है? बड़ा अजीब तरीका है। जादू के गलीचे क्या पंचर हो गए हैं? हैरी कुछ नहीं बोला। वैसे ये स्कूल है। मुझे नहीं मालूम, हैरी ने जवाब दिया और इस तरफ पहली बार उसका ध्यान गया। उसने अपनी जेब से वो टिकट बाहर निकाला जो हैग्रिड ने उसे दिया था। मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से 11 बजे वाली ट्रेन पकड़ना है, उसने पकड़कर सुनाया। उसके अंकल आंटी उसे घूरने लगे। कौन सा प्लेटफॉर्म? 9:45। बेवकूफी की बात मत करो, बर्नन अंकल ने कहा। 9:45 नंबर का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। ये मेरे टिकट पर लिखा है। पागल है, बर्नन अंकल ने कहा। वो सब के सब पूरे पागल है। तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे। बस थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है, हम तुम्हें किंग्स क्रॉस तक ले जाएंगे। हम लोग वैसे भी कल लंदन जा रहे हैं, वरना मैं इतना कष्ट नहीं करता।
आप लोग लंदन क्यों जा रहे हैं? हैरी ने दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश करते हुए पूछा। डडली को अस्पताल ले जाना है, बर्नन अंकल ने गुस्से से कहा। जब तक उसकी वो कमबख्त पूछ नहीं हटेगी तब तक वो स्मेलिंगटन्स में कैसे जाएगा? अगली सुबह हैरी 5 बजे ही उठ गया। उसे इतना रोमांच और इतनी घबराहट हो रही थी कि वो दोबारा नहीं सो पाया। वो बिस्तर से उठा और अपनी जीन्स पहनी, क्योंकि वो जादूगरी के कपड़े पहनकर स्टेशन नहीं जाना चाहता था। वो ट्रेन में कपड़े बदल लेगा। उसने एक बार फिर अपनी हॉगवर्ट्स की लिस्ट देखी ताकि ये पक्का कर ले कि कहीं कोई सामान छूट ना जाए। इसके बाद उसने ये देखा कि हैग्रिड का पिंजरा तो ठीक है। फिर वो कमरे में घूमते हुए डर्सली परिवार के उठने का इंतजार कर रहा था। 2 घंटे बाद हैरी का बड़ा और भारी संदूक डर्सली की कार में रख दिया गया। पेटूनिया आंटी ने डेडली को राजी कर लिया कि वो हैरी के पास बैठे और फिर वे चल पड़े। 10:30 बजे वे लोग किंग्स क्रॉस स्टेशन पर पहुंच गए। वर्नन अंकल ने हैरी के संदूक को ट्रॉली पर पटका और उसे स्टेशन तक खूब थकाते हुए ले गए। हैरी ने सोचा कि उसे उतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी, परंतु तभी वर्नन अंकल एकदम रुक गए। प्लेटफॉर्म उनके सामने थे और उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान राच रही थी। तो तुम्हारी मंजिल आ गई लड़के। ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 9 और वो रहा प्लेटफॉर्म नंबर 10। तुम्हारा प्लेटफॉर्म कहीं इनके बीच में होना चाहिए, परंतु ऐसा लगता है कि वे उसे बनाना भूल गए, है ना? जाहिर है, उनकी बात बिल्कुल सही थी। एक प्लेटफॉर्म पर प्लास्टिक की बड़ी तख्ती में पर 9 नंबर लिखा था। उसके अगले प्लेटफॉर्म पर 10 नंबर लिखा था और दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। आशा है स्कूल में ये साल अच्छा गुजरेगा, वर्नन अंकल ने और भी ज्यादा कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। बिना कुछ कहे वे वापस चल दिए। हैरी ने मुड़कर देखा कि डर्सली परिवार कार में बैठकर जा रहा था। तीनों हंस रहे थे। हैरी का मुंह सूखने लगा। अब वो क्या करेगा? हैग्रिड के कारण बहुत से लोग अजीब निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। उसे किसी से पूछना ही होगा। उसने पास से गुजरते हुए एक गार्ड को रोका, परंतु उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 9:15 के बारे में पूछ सके। गार्ड ने कभी हॉगवर्ट्स का नाम ही नहीं सुना था और जब हैरी ने ये भी कही कि ये देश के किस हिस्से में है ये उसे पता ही नहीं, तो वो भड़क गया, क्योंकि उसे लगा जैसे हैरी जानबूझकर मूड पड़ने का नाटक कर रहा है। निराशा में डूबे हैरी ने 11 बजे जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा, परंतु गार्ड ने कहा कि 11 बजे कोई ट्रेन ही नहीं जाती। अंत में गार्ड वहां से तेज कदमों से चला गया। जाते समय वो समय बर्बाद करने वालों के बारे में बड़बड़ाता जा रहा था। हैरी अब बहुत कोशिश कर रहा था कि वो आतंकित ना हो। प्लेटफॉर्म पर लगी बड़ी घड़ी के हिसाब से हॉगवर्ट्स जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए उसके पास सिर्फ 10 मिनट का समय बचा था और उसे जरा भी मालूम नहीं था कि वो प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचे। वो स्टेशन के बीच में बुरी तरह फंस गया था। उसके पास एक संदूक था जिसे वो उठा नहीं सकता था। जेब में जादूगरी के सिक्के भरे थे और एक बड़ी सी उल्लू थी।
शायद हैग्रिड उसे ये बताना भूल गया था कि यहाँ पर उसे क्या करना चाहिए, जैसे छुमंतर गली में घुसने के लिए बाईं तरफ की तीसरी ईंट ठोकना। वो सोचने लगा कि क्या वो अपनी छड़ी निकाले और प्लेटफॉर्म नंबर 9 वो 10 के बीच में बने बैरियर को टोके। उसी समय उसके पीछे से कुछ लोग गुजरे और उसने उनकी बातें सुन ली। मगलों से भरी थी और क्या। हैरी एकदम से घूमा। ये शब्द एक गोल-मटोल महिला बोल रही थी और वो अपने 4 लड़कों के साथ बात कर रही थी, जिन सब के बाल लाल अंगारों की तरह लाल थे। उन सभी की ट्रॉली में हैरी जैसा संदूक था जिसे वो धका रहे थे और उनके पास एक उल्लू भी था। धकड़ते हुए दिल से हैरी ने अपनी ट्रॉली उनके पीछे धकेली। वे लोग रुक गए। हैरी भी रुक गया, इतने करीब ताकि वो उनकी बातें सुन सके। अब कौन सा प्लेटफॉर्म है? बच्चों की माँ ने पूछा। 9:45, एक छोटी लड़की ने सुरीली आवाज में कहा। इस लड़की के बाल भी लाल थे और वो अपनी माँ की उंगली पकड़ी थी। मम्मी, मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हो, जीनी। अब चुप रहो, ठीक है? पर्सी, सबसे पहले तुम जाओ। सबसे बड़ा दिखने वाला लड़का प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच की तरफ आगे बढ़ा। हैरी ने उस पर अपनी नजरें जमा ली। वो सावधान था कि कहीं उसकी पलकें ना झपके, क्योंकि वो झुकना नहीं चाहता था। परंतु जैसे ही वो लड़का दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में पहुंचा, हैरी के सामने पर्यटकों का एक बड़ा झुंड आ गया और जब तक भीड़ छटी तब लड़का गायब हो चुका था। फ्रेड, अब तुम जाओ, गोल-मटोल महिला ने कहा। मैं फ्रेड नहीं हूँ, मैं जॉर्ज हूँ, लड़के ने कहा। आप भी मम्मी, आपको हमारी माँ कहलाने का कोई हक नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि मैं जॉर्ज हूँ? सॉरी जॉर्ज डियर, मैं तो मजाक कर रहा था। फ्रेड मैं ही हूँ, लड़के ने कहा और वो चल पड़ा। उसके जुड़वा भाई ने पीछे से उसे जल्दी करने को कहा और उसने सचमुच जल्दी की होगी, क्योंकि 1 सेकंड के बाद ही वो गायब हो गया था। परंतु उसने ऐसा किस तरह किया? अब तीसरा भाई टिकट बैरियर की तरफ फुर्ती से जा रहा था। वो लगभग वहां पहुंच गया और तभी एकदम अचानक वो कहीं नहीं दिख रहा था। अब कोई रास्ता नहीं था। माफ कीजिए, हैरी ने गोल-मटोल महिला से पूछा। हेलो डियर, उसने कहा। पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे हो? मेरा रॉन भी पहली बार जा रहा है। उसने अपनी आखिरी और सबसे छोटे बेटे की तरफ इशारा किया। वो लंबा, दुबला और चकुत्तों से भरा अजीब सा दिख रहा था। उसके हाथ पैर बड़े थे और नाक लंबी थी। हाँ, हैरी ने कहा। बात यह है, मैं नहीं जानता कि किस तरह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा जाए, महिला ने दयालुता से कहा और हैरी ने सिर हिलाया। महिला ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच के बैरियर तक सीधे चलते जाओ, कहीं भी मत रुकना और यह सोचकर मत घबराना कि तुम इससे टकरा जाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो बेहतर होगा कि तुम दौड़ लगाकर ये काम करो। अब जाओ, रॉन से पहले अंदर जाओ। अच्छा ठीक है, हैरी ने कहा। उसने अपनी ट्रॉली घुमाई और बैरियर की तरफ घूरकर देखा। ये बहुत ठोस दिख रहा था। हैरी उसकी तरफ चलने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 पर आने जाने वाले लोग उसे धक्का मारते हुए निकल रहे थे। हैरी ज्यादा तेज चलने लगा। वो सीधे बैरियर से टकराने वाला था
और अगर वो गिर गया तो मुश्किल में पड़ जाएगा। अपनी ट्रॉली पर आगे झुकते हुए वो सरपट भागने लगा। बैरियर लगातार पास आ जा रहा था। वो रुक नहीं पाएगा। ट्रॉली नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वो 1 फुट दूर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और टक्कर के लिए तैयार हो गया, परंतु टक्कर नहीं हुई। वो दौड़ता ही रहा। उसने अपनी आंखें खोली। भाप का एक लाल इंजन सामने खड़ा था और प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। ऊपर एक साइन बोर्ड पर लिखा था हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस 11 बजे। हैरी ने अपने पीछे देखा और जहां पर बैरियर था वहां उसे लोहे का गलियान दिखा जिस पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। वो आखिर वहां पहुंच ही गया था। इंजन से निकलता धुआं बतियाती भीड़ के सिर के ऊपर तैर रहा था और बहुत सी रंग बिरंगी बिल्लियां खड़े हुए लोगों के पैरों के नीचे से निकल रही थी। भीड़ के शोर और भारी संदूकों के जमीन पर घसीटने जाने की आवाजें के ऊपर उल्लुओं की चिड़चिड़ी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वे भी आपस में बात कर रहे हो। इंजन के साथ वाले कुछ डिब्बे पहले ही पूरी तरह भर चुके थे। कुछ बच्चे खिड़की के बाहर लटक कर अपने परिवार वालों से बात कर रहे थे, तो कुछ सीटी के नीचे आपस में झगड़ रहे थे। किसी खाली सीट के तलाश में हैरी अपनी ट्रॉली को प्लेटफॉर्म पर धकेलता गया। वो एक गोल चेहरे वाले लड़के के पास से गुजरा जो कह रहा था, दादी मेरा मेंढक पर घूम गया था। क्या करते हो नॉवेल? उसने बुरी औरत और वो बूढ़े सुना। कुछ लोग घुघराले वाले बाले एक लड़कों को घेरे रखे थे। हमें भी दिखाओ दिखाओ ली, चलो दिखाओ। लड़के ने उस वक्त से ढक्कन खोल दिया जिस वो हाथ में पकड़े था। जब अंदर बंद जानवर वाला बड़ा लंबा पैर बाहर निकला तो चारों तरफ खड़े लोग चीखने लगे। हैरी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया जब तक कि उसे ट्रेन के आखिरी सीट तक एक खाली डिब्बा नहीं मिल जाए। सबसे पहले उसने हैग्रिड को अंदर रखा और फिर अपने संदूक को डिब्बे के दरवाजे तक धकेला। उसने इसे पायदानों के ऊपर उठाने की कोशिश की, परंतु एक सिरा उठाना भी भारी हुआ था। 2 बार उसने अपने पैरों पर संदूक गिरा लिया और वो दर्द के मारे बिलबिला उठा। मदद चाहिए? ये बोलने वाला वही लाल बालों वाला जुड़वा भाई था जिसके पीछे वो बैरियर में घुसा था। हाँ प्लीज, हैरी ने हांफते हुए कहा। अरे फ्रेड, यहाँ आओ और मदद करो। जुड़वा भाइयों की मदद से हैरी को संदूक आखिरकार डिब्बे के एक कोने में सही सलामत पहुंच गया। धन्यवाद, हैरी ने कहा और अपने पसीने से लथपथ बालों को आंखों के सामने से हटाया। ये क्या है? जुड़वा भाइयों ने एक से अचानक हैरी के बिजली जैसे निशानों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हे भगवान, दूसरे भाई ने कहा। कहीं तुम? वही है, पहले भाई ने कहा। है ना? उसने हैरी से पूछा। क्या? हैरी ने कहा। हैरी पॉटर? दोनों जुड़वा भाई एक साथ करोस से बोले। अच्छा वो, हैरी ने कहा। मेरा मतलब है हाँ, मैं ही हूँ। दोनों भाई मुंह खोलकर उसे देखते रहे और हैरी को लगा कि उसका चेहरा लाल हो रहा है। तभी ट्रेन के खुले दरवाजे की एक आवाज तैरती हुई अंदर आई, जिसे सुनकर हैरी को राहत मिली। फ्रेड, जॉर्ज, तुम लोग कहाँ हो? आ रहे हैं मम्मी। हैरी पर एक और नजर डालते हुए वे बाद में जुड़वा भाई ट्रेन से कूद गए। हैरी खिड़की के पास बैठ गया जहां वो आधा छुपा था।
वहां से वो प्लेटफॉर्म पर खड़े लाल बालों वाले परिवार को देख सकता था और उनकी बातें सुन सकता था। उनकी माँ ने अपना रुमाल बाहर निकाल दिया था। रॉन, तुम्हारे नाक पर कुछ लगा है। सबसे छोटे बच्चे ने बचकर निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु उसकी माँ ने उसे दबोच लिया और उसकी नाक के सिरे को रगड़ने लगी। मम्मी, अब छोड़ो भी, उसने धक्का देते हुए अपने माँ को छुड़ाया। अरे क्या छोटे बच्चे, रानी की नकुक पर कुछ लगा था। जुड़वा भाइयों में से एक चिढ़ाते हुए कहा। चुप रहो, रॉन ने कहा। पर्सी कहाँ है? उसकी माँ ने बोला। इधर ही आ रहा है। सबसे बड़ा लड़का लंबे लंबे डग भरता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। वो अपने कपड़े बदलकर हॉगवर्ट्स का लहराता हुआ काला दुशाला पहन चुका था। हैरी ने देखा कि उसके पीछे एक चांदी का चमकता हुआ बिल्ला लगा था, जिस पर पी अक्षर लिखा था। ज्यादा डर नहीं रुक पा सकता मम्मी, उसने कहा। मैं आगे वाले डिब्बे में हूँ। ब्रीफकेस के लिए 2 डिब्बे रिजर्व है। अच्छा, तो तुम प्रीफेक्ट हो, पर्सी? एक जुड़वा भाई ने बहुत आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। तुम्हें इस बारे में कुछ तो बताना चाहिए था। हमें तो ये पता ही नहीं था। छोड़ो भी, मुझे याद आ रहा है कि उसने इस बारे में कुछ कहा था। दूसरे जुड़वा भाई ने कहा। 1 बार या 2 बार? 1 मिनट। सारी गर्मी भर। चुप रहो, पर्सी, यानी प्रीफेक्टर ने कहा। वैसे पर्सी को नए कपड़े क्यों मिले हैं? एक जुड़वा भाई ने कहा। क्योंकि वो प्रीफेक्ट है, उनकी माँ ने लार से कहा। ठीक है बच्चों, तुम्हारा ये साल अच्छा गुजरे। वहां पहुंचते ही मुझे उल्लू भेज देना। उन्होंने पर्सी का गाल चूमा और वो चला गया। फिर वे जुड़वा बच्चों की भी तरफ पलटी। और तुम दोनों इस साल जरा ढंग से रहना। अगर मुझे एक भी उल्लू मिला कि तुम लोगों ने टॉयलेट उड़ा दिया है या टॉयलेट उड़ा दिया है, पर मम्मी, हमने तो आज तक कभी कोई टॉयलेट नहीं उड़ाया है। वैसे विचार बहुत बढ़िया है। धन्यवाद मम्मी। ये मजाक की बात नहीं है। और सुनो, रॉन का ख्याल रखना। चिंता मत करो, नाना मुन्ना रानी हमारे साथ सुरक्षित रहेगा। चुप रहो, रॉन ने दोबारा कहा। वो अभी से जुड़वा भाइयों जितना लंबा हो चुका था और उसकी नाक उस जगह पर अब भी गुलाबी दिख रही थी जहां उसकी माँ ने रख रहा था। अच्छा मम्मी, जरा सोचो तो सही। अंदाजा लगाओ, हमें अभी ट्रेन में कौन मिला था? हैरी तत्काल पीछे की तरफ टिक गया ताकि वे उसे बाहर झांकते हुए ना देख ले। आप जानती है वो काले बालों वाला लड़का कौन था जो हमारे पास स्टेशन पर खड़ा था? जानती है वो कौन था? कौन? हैरी पॉटर। फिर हैरी को छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। अच्छा मम्मी, मैं ट्रेन में चढ़कर उसे देख लूं? मम्मी प्लीज। तुमने उसे पहले ही देख लिया है जीनी, और वो बेचारा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम चिड़ियाघर के जानवरों की तरह घूरते रहो। क्या सचमुच वही था फ्रेड? तुमने कैसे पहचाना? हमने उसे पूछा था, उसका निशान देखकर। निशान सचमुच वहां पर है, बिजली गिरने वाला। बेचारा बच्चा, कोई हैरानी की बात नहीं कि वो अकेला था। मुझे आश्चर्य हो रहा था। उसने इतनी नम्रता से पूछा कि प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचा जाए। ये सब छोड़ो, क्या आपको लगता है उसे याद होगा कि तुम जानते हो कौन कैसा दिखता है? उनकी माँ अचानक बहुत गंभीर हो गई। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम उससे ये नहीं पूछोगे फ्रेड।
नहीं, ये पूछने की हिम्मत मत करना। जैसे उसे स्कूल के पहले दिन ये बात याद दिलाने की जरूरत है। ठीक है मम्मी, चिंता में अपने बाल सफेद मत करो। 1 सीटी बजी। जल्दी करो, उनकी माँ ने कहा, और तीनों लड़के लपक कर ट्रेन में चढ़ गए। फिर वे खिड़की से बाहर झांकने लगे ताकि उनकी माँ उन्हें चूमकर गुड बाय कर सके। उनकी छोटी बहन ने रोना शुरू कर दिया। रो मत जीनी, हम तुम्हें ढेर सारे उल्लू भेजेंगे। हम तुम्हें हॉगवर्ट्स की टॉयलेट सीट भी भेजेंगे। जॉर्ज, मजाक में कर रहा था मम्मी। ट्रेन रेंगने लगी। हैरी ने देखा कि बच्चों की माँ हाथ हिला रही थी और उनकी बहन आधी हंसती रोती हुई ट्रेन के साथ साथ भागने की कोशिश कर रही थी। परंतु फिर ट्रेन इतनी तेज हो गई कि वो पीछे बढ़ गई और अपना हाथ हिलाने लगी। जब ट्रेन एक मोड़ पर मुड़ी तो हैरी को लड़की और उसकी माँ दिखाई देना बंद हो गया। खिड़की के पास से घर धड़ाधड़ गुजरते जा रहे थे। हैरी का दिल रोमांच के मारे बल्लियों उछल रहा था। वो नहीं जानता कि जिस जगह वो जा रहा था वो कैसी होगी, परंतु वो ये तो तय था कि वो जगह उससे तो बेहतर होगी जिसे वो पीछे छोड़कर जा रहा था। डिब्बे का दरवाजा खुला और लाल बालों वाला सबसे छोटा लड़का अंदर आया। यहाँ कोई बैठा तो नहीं है? उसने हैरी के सामने वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बाकी सब डिब्बे भरे हुए हैं। हैरी ने अपना सिर हिलाया और लड़के को बैठने के लिए बोला। उसने हैरी की तरफ देखा और फिर जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। वो ये दिखाना चाहता था कि उसने हैरी की तरफ देखा ही नहीं था। हैरी ने देखा कि उसकी नाक पर अब भी काला निशाना था। अरे रॉन, जुड़वा भाई वापस आ गए थे। सुनो, हम लोग ट्रेन के बीच वाले हिस्से में जा रहे हैं। वहां ली जॉर्डन के पास एक बहुत बड़ा मकरा है, ठीक है? रॉन बुदबुदाया। हैरी, दूसरे जुड़वा भाई ने कहा, हमने अपना परिचय तो दिया ही है ना? फ्रेड और जॉर्ज वीजली, और ये रॉन है हमारा भाई। अच्छा, तो बाद में मिलते हैं। बाय, हैरी और रॉन ने कहा। जुड़वा भाई जाते समय अपने पीछे डिब्बे का दरवाजा बंद कर गए। क्या तुम सचमुच हैरी पॉटर हो? रॉन के मुंह से निकल पड़ा। हैरी ने सिर हिलाया। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि फ्रेड और जॉर्ज मजाक कर रहे थे, रॉन ने कहा। और क्या सचमुच तुम्हारे सिर पर? यानी कि? उसने हैरी के माथे की तरफ इशारा किया। हैरी ने अपने लट पीछे खिसकाई ताकि ये अपना बिजली जैसा निशाना दिखा सके। रॉन घूरता रहा। तो यही पर तुम जानते हो कौन ने? हाँ, हैरी ने कहा, परंतु मुझे कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी नहीं? रॉन ने उत्सुकता से पूछा। बस मुझे बहुत सारी हरी रोशनी याद है और कुछ नहीं। अच्छा, रॉन ने कहा। वो बैठा बैठा कुछ मिनट तक हैरी को घूरता रहा। फिर जैसे उसे अचानक समझ में आया कि वो क्या कर रहा था, और वो एक बार फिर जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। क्या तुम्हारे परिवार में सभी जादूगर हैं? हैरी ने पूछा। हैरी को रॉन उतना दिलचस्प लग रहा था जितना कि रॉन को हैरी लग रहा था। अरे हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, रॉन ने कहा। मुझे लगता है कि मम्मी का दूर के रिश्ते का एक कजिन है जो अकाउंटेंट है, पर हम लोग उसके बारे में कभी बात नहीं करते। तो इसका मतलब है तुम्हें पहले से ही बहुत सा जादू आता होगा। जाहिर था कि बिजली परिवार
उन पुराने जादूगर परिवारों में से एक था जिनके बारे में छुमंतर गली में वो पीला लड़का बात कर रहा था। मैंने सुना है तुम्हें मगलों के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था, रॉन ने कहा। वे लोग कैसे होते हैं? बहुत बुरे, पर सभी नहीं। मेरे अंकल आंटी और कजिन बहुत बुरे हैं। काश मेरे 3 जादूगर भाई होते। 5, रॉन ने कहा। किसी कारण से वो उदास नजर आ रहा था। हमारे परिवार से हॉगवर्ट्स जाने वाला मैं 6वां हूँ। तुम कह सकते हो कि मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है। बिल और चार्ली पहले ही हॉगवर्ट्स से निकल चुके हैं। बिल हेड बॉय था और चार्ली क्विडिच का कैप्टन। अब पर्सी प्रीफेक्ट बन गया है। फ्रेड और जॉर्ज बहुत शैतानी करते हैं, परंतु उनके सचमुच अच्छे नंबर आते हैं और सब सोचते हैं कि वे बहुत अच्छे मस्खरे हैं। सब मुझसे ही उम्मीद करते हैं कि मैं अपने बाकी भाइयों जितने अच्छे काम करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वे पहले ही वो काम कर चुके हैं। और हाँ, 5 बड़े भाई होने के कारण मुझे कोई भी चीज नहीं मिल सकती। मेरे पास बिल के पुराने कपड़े हैं, चार्ली के पुरानी छड़ी और पर्सी का पुराना चूहा है। रॉन ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक मोटा भूरा चूहा बाहर निकाला जो सो रहा था। इसका नाम स्केवर्स है और ये किसी काम का नहीं है। हमेशा सोता रहता है। प्रीफेक्ट बनने के बाद डैडी ने पर्सी को एक उल्लू दिला दिया, परंतु उन लोगों के पास इतने पैसे, मेरा मतलब है मुझे उल्लू के बजाय स्केवर्स मिल गया। रॉन के कान गुलाबी हो गए। उसे लग रहा था कि वो बहुत कुछ ज्यादा ही बोल गया, क्योंकि वो एक बार फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। हैरी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उल्लू खरीदने के पैसे ना होने में शर्म की क्या बात है। 1 महीने पहले तक उसके पास भी तो कभी पैसे ही नहीं थे। उसने रॉन को यह बता दिया। उसने ये भी बताया कि उसे डेडली के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे और उसे कभी ढंग के बर्थडे गिफ्ट भी नहीं मिलते थे। इससे रॉन एक बार फिर खुश नजर आने लगा। और जब तक हैग्रिड ने मुझे नहीं बताया, तब तक मैं नहीं जानता था कि मैं जादूगर हूँ और मैं अपनी मम्मी डैडी का या वोल्डेमॉर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। रॉन ने सांस अंदर खींची। क्या हुआ? हैरी ने कहा। तुम जानते हो कौन का नाम ले लिया, रॉन ने कहा। उसकी आवाज बता रही थी कि उसे धक्का लगा था और वो प्रभावित भी हुआ था। मुझे लगता था कि कम से कम तुम तो। नाम लेकर मैं ये साबित नहीं करना चाहता कि मैं बहादुर हूँ, हैरी बोला। मुझे ये मालूम ही नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा, मैं यही तो कह रहा था, मुझे बहुत सारी बातें सीखनी है। मैं शर्त लगा सकता हूँ, उसने आगे कहा और पहली बार वो बात कही जो उसे पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान कर रही थी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं अपनी क्लास में सबसे बुरी विद्यार्थी रहूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ढेर सारे बच्चे मगलों परिवार से आते हैं और वे जल्दी ही सीख जाते हैं। जब वे बातें कर रहे थे तो ट्रेन अंदर उन्हें लंदन से बाहर ले जा रही थी। अब वे गाय भैंसों से भरे खेतों के पास से तेजी से गुजर रहे थे। वे लोग कुछ समय चुप रहे और सरपट भागते खेतों और गलियों को देखते रहे। 12:30 बजे के करीब बाहर गलियारे में कर की तेज आवाज सुनाई दी। एक महिला ने, जिसके गालों पर डिंपल थे, उनके डिब्बे का दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए पूछा,
ट्रॉली में कुछ चाहिए बेटा? हैरी ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था और वो उछल कर खड़ा हो गया, परंतु रॉन के कान एक बार फिर से गुलाबी हो गए। उसने धीमी आवाज से कहा कि उसके पास सैंडविच रखे हैं। हैरी गलियारे में बाहर चला गया। जब वो डर्सली परिवार के साथ रहता था तो उसके पास कभी मिठाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं थे। चूंकि अब उसके जेब में सोने और चांदी के सिक्के खनखना रहे थे, इसलिए वो जितनी मार्च पार उठा सकता था उतनी खरीदने के लिए तैयार था। परंतु उस महिला के पास मार्च बार नहीं थी। उसके पास जो सामान था उसमें बर्टी बार्ट और हर साथ की टॉफियां, डुवल की बेहतरीन बबल गम, चॉकलेट की मेंदक, कद्दू की पेस्ट्री, कढ़ाई केक, लिकोरिस की छड़िया और भी बहुत सी अजीब चीजें थी जिन्हें हैरी ने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। कोई चीज छूट ना जाए इस डर से हैरी हर चीज थोड़ी थोड़ी खरीद लाया और उसने महिला को 11 चांदी के सिक्के और 7 कांसे के नोट दिए। हैरी सारे सामान को लेकर डिब्बे में वापस आया और उसे एक खाली सीट पर रख दिया। रॉन ने टकटकी लगाकर देख रहा था। बहुत भूख लगी है क्या? भूख के मारे दम निकला जा रहा है, हैरी ने कद्दू की पेस्ट्री का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में भरते हुए कहा। रॉन ने एक मुड़ा हुआ पैकेट निकाला और उसे खोला। उसके अंदर 4 सैंडविच थे। उसने उनमें से एक को खोलकर देखा और कहा, मम्मी हमेशा भूल जाती है कि मुझे कॉर्न वाला बीफ पसंद नहीं है। हम इसे वापस में बदल लेते हैं। हैरी ने एक पेस्ट्री उठाते हुए कहा, चलो, तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, ये सूखा हुआ है। रॉन ने कहा, मम्मी के पास ज्यादा समय नहीं रहता। उसने जल्दी से जोड़ा, तुम तो जानते ही हो कि हम 5 भाई हैं। चलो पेस्ट्री लो, हैरी ने कहा, जिसके पास इससे पहले कभी कोई चीज बांटने के लिए कोई नहीं था। सच कहा जाए तो ऐसा कोई था भी नहीं जिसके साथ वो कोई चीज मिल बांट कर खा सके। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो और रॉन एक साथ वहां बैठकर हैरी की पेस्ट्री और केक खा रहे थे। वे सैंडविच के बारे में भूल चुके थे। ये क्या है? हैरी ने चॉकलेट के मेंढक का एक पैकेट उठाकर रॉन से पूछा, कहीं इसमें सचमुच के मेंढक तो नहीं है? अब उसे लगने लगा कि कुछ भी हो सकता है और वो किसी भी आश्चर्यजनक घटना के लिए तैयार था। नहीं, रॉन ने कहा, परंतु ये देखना कि कौन सा कार्ड निकलता है। मेरे पास एग्रीम्पा नहीं है क्या? अरे अच्छा, तुम्हें कैसे पता होगा? देखो, चॉकलेट के मेंढक के अंदर एक कार्ड रहता है जिसे हम लोग इकट्ठा करते हैं, किसी मशहूर जादूगर या जादूगरनी का कार्ड। मेरे पास 500 कार्ड है, पर मेरे पास एग्रिम्पा और ट्रालेमी के कार्ड नहीं है। हैरी ने अपने चॉकलेट के मेंढक का कवर हटाया और कार्ड बाहर निकाला। उसमें एक आदमी का चेहरा दिख रहा था। उसने आधे चांद के आकार का चश्मा पहन रखा था। उसकी लंबी नाक मुड़ी हुई थी और उसके लहराते बाल, दाढ़ी और मूछें चांदी की तरह सफेद थी। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, एल्विस डम्बलडोर। तो ये है डम्बलडोर, हैरी ने कहा। मुझसे ये मत कहना कि तुमने कभी डम्बलडोर का नाम नहीं सुना, रॉन ने कहा। मैं एक मेंढक ले लूं, शायद मुझे एग्रीम्पा मिल जाए। धन्यवाद। हैरी ने अपना कार्ड पलटा। कार्ड के दूसरी तरफ लिखा था, एल्विस डम्बलडोर, वर्तमान में हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर। कई लोग मानते हैं कि वे आधुनिक समय के महानतम जादूगर हैं।
प्रोफेसर डम्बलडोर खास तौर पर इन चीजों के लिए मशहूर है। 1945 में शैतानी जादूगर ग्रिंडेलवाल्ड को हराने के लिए ड्रैगन के खून के बाहर प्रयोगों की खोज के लिए और अपने पार्टनर निकोलस एल्मिल के साथ रसायन शास्त्र पर किए गए काम के लिए प्रोफेसर डम्बलडोर को चैम्बर म्यूजिक और टैनपिन वॉल्डिंग पसंद है। हैरी ने कार्ड को दोबारा पलटा और उसे ये देखकर हैरानी हुई कि डम्बलडोर का चेहरा गायब हो गया था। वे चले गए। तुम उनसे ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वे सारा दिन यही तुम्हारे पास बैठे रहेंगे, रॉन ने कहा। वे दोबारा आ जाएंगे। अरे मुझे एक बार फिर मंगवाना मिल गया। मेरे पास पहले से ही उसके 6 कार्ड हैं। क्या तुम्हें ये चाहिए? तुम भी कार्ड इकट्ठे करना शुरू कर दो। रॉन की आंखें चॉकलेट के मेंढकों के ढेर की तरफ मुड़ गई, जो खोले जाने का इंतजार कर रही थी। जितने चाहे उठा लो, हैरी ने कहा। परंतु तुम्हें पता है, मगलों की दुनिया में लोग अपने फोटो से कहीं नहीं जाते और वही बने रहते हैं। क्या सचमुच? क्या वे लोग बिल्कुल भी नहीं हिलते? रॉन की आवाज में हैरानी थी। बड़ी अजीब बात है। हैरी कार्ड को घूर रहा था कि तभी उसने देखा डम्बलडोर एक बार फिर अपने कार्ड में लगे फोटो में दुबक कर लौट आए और उसकी तरह देखकर हल्के से मुस्कुरा दिए। मशहूर जादूगरों और जादूगरनियों को देखने के बजाय रॉन मेंढकों को खाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था, परंतु हैरी तो उन पर से अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहा था। जल्दी ही उसके पास ने सिर्फ डम्बलडोर और मार्गना थे, बल्कि हेजिस्ट और बूटफ्राइट। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। बाय बाय।